स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। हरियाणा सर्कल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इस वीडियो में डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी आपको मैथमेटिक्स वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही है। आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। हर एक टॉपिक के लिए आपको एग्जाम मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की लगभग 40 क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल्स विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हरियाणा सर्कल का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ऑप्शंस भी मैं साथ बोलता हूँ, अपने आंसर्स खुद देने की कोशिश करें, आपको अपनी कमियों का पता चलता है। चलिए पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। दर्पण रेफर्स टू, दर्पण क्या है हमारे पास, ठीक है, किस चीज़ को संदर्भित करता है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट फॉर ए न्यू इंडिया। अगली है हमारे पास डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, डिजिटल अचीवमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, या फिर डिजिटल अवेयरनेस ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। तो फर्स्ट की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी साइलो इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट दैट एम्स एट प्रेपरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज of the department to enable them to function effectively in the IT environment is। IT आधुनिकीकरण परियोजना में साइलो, जिसका उद्देश्य विभाग के सभी कर्मचारियों को IT वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना है। ऑप्शन है आपके पास चेंज मैनेजमेंट, नेटवर्क इंटीग्रेटर, रूरल हार्डवेयर, या फिर कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो कौन सा है, चेंज मैनेजमेंट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जब भी आपकी कोई नई इंप्लीमेंटेशन होती है, जो पुराने वर्कर्स होते हैं उनको काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब जब भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में डीओपी में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को लाया गया, तो बहुत सारी चीज़ों को अपडेट किया गया, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली थी। तो उन सही भी नई चीज़ों में, नए वातावरण में जितने भी पुराने कर्मचारी थे विद आपके जीडीएस स्टाफ को, उन सभी को वो अच्छे से काम कर सकें उस नए वातावरण में, उनको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास क्या था, चेंज मैनेजमेंट था, ताकि उनको अच्छे से तैयार किया जा सके और वो अच्छे से काम भी कर सकें। ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी से हो जाएगी। HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI में कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में HDMS किसको संदर्भित करता है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शंस हैं आपके पास, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्प डेस्क मॉनिटरिंग सेटअप, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हाई डेफिनेशन मैनेजमेंट सेटअप। तो थर्ड की सही ऑप्शन आपके पास आएगी ए, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। मोबाइल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक कस्टमर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया पोस्ट ऑफिस ऑन। भारतीय डाक विभाग में डाकघर बचत बैंक ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग कब शुरू हुई। ऑप्शन है आपके पास 11/9/2019, उसके बाद 15/10/2018, 15/10/2019, या फिर 19/10/2018। तो कब हुई, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके, ऐसी 15/10/2019 को हुई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट एम्ड एट द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट लाइक स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस। उस परियोजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य डाक घरों के डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन जैसे आवश्यक उपकरण की आपूर्ति करवाना था। ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, प्रोजेक्ट एरो, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, MNO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद है मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर MOH, उसके बाद है पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट PNOP। तो यहाँ पे फिफ्थ की सही ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, ठीक है। इसका उद्देश्य था जो भी डाकिया कर्मचारी हैं उनको जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस चाहिए, जैसे स्मार्टफोन वगैरह या कुछ भी और, जो आपके डाकिया कर्मचारी अपनी बीट में लेके जाते हैं, तो उन सभी को प्रोवाइड करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो मेल ऑपरेशन हार्डवेयर की थी। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर साइलो ऑफ द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग ऑफ विच। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर साइलो का उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है। सेविंग बैंक ऑपरेशंस ओनली, केवल बचत बैंक संचालन को, सेविंग बैंक एंड PLI ऑपरेशंस ओनली, या फिर सेविंग बैंक एंड FIR ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, सेविंग बैंक एंड PLI ऑपरेशंस को, बचत बैंक और PLI संचालन का कंप्यूटरीकरण करना। अगला क्वेश्चन आपका, NSP इन NI कैटेगरी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट दी वर्ड P स्टैंड्स फॉर।
NSPIT आधुनिकरण परियोजना में पी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस यहाँ पे हैं पोस्टल पिंग प्रोसेस या फिर प्रोवाइडर। अब एनएसपी की जिसको फुल फॉर्म अच्छे से पता है वही बता पाएगा। एनएसपी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। और प्राइमरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सेकेंडरी कौन है, दोनों का पता होना चाहिए। दो तरह के नेटवर्क होते हैं, प्रोवाइडर हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा? एनएसपी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट NISG रेफर्स टू अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। IT आधुनिकरण परियोजना के तहत NISG का क्या अर्थ है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, अगली दी है आपके पास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्वे बाय गवर्नमेंट, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। NISG की फुल फॉर्म हो जाएगी क्या होगी आपके पास? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास, एट प्रेजेंट हु इज द वेंडर फॉर कैश मैनेजमेंट एंड कैश लोडिंग इन पोस्ट ऑफिस ATMs। वर्तमान में डाकघर के ATM में कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग का वेंडर कौन है? वेंडर होता है विक्रेता। तो कौन है? ऑप्शन है आपके पास TCS, टाटा कंसल्टेंसी, AGS इन्फोसिस या फिर RICHO। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास भी AGS है। Which of the following is incorrect expansion? निम्न में से कौन सा गलत विस्तार है? सबसे पहले दिया है SSO। SSO क्या होता है? सिंगल साइन ऑन, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास DPMS डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। आगे आपके पास CBS कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसका क्या होगा? कोर बैंकिंग सोल्यूशन होगा। RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है। करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, उसी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे सही नहीं पढ़ा वो इसका आंसर पक्का गलत लगा के आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसको सही करके आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड, ठीक है। केवल आपका तीसरे वाला गलत है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन होना था, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच इज इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का खाता खोलने के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? सबसे पहले, होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू दी फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। संयुक्त खाते में जमा की गई पूरी राशि केवल पहले खाता धारक को ही दे रहेगी, बिल्कुल सही है। अगला है आपके पास, द सक्सेसर और लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड सर्विंग पर्सनल शैल आल्सो बी एलिजिबल टू डिपॉजिट द टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ सच डिसीज्ड पर्सनल अंडर दिस स्कीम। मृतक सेवारत कार्मिक का उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस भी इस योजना के तहत ऐसे मृत कर्मियों के टर्मिनल लाभों को जमा करने के लिए पात्र होगा, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। एन इंडिविजुअल में ओपन एन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और ज्वाइंट विद स्पाउस। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या सिर्फ जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से ये वाला खाता खोल सकता है, बिल्कुल सही है। बोथ दी स्पाउसेस कैन ओपन सिंगल अकाउंट एंड ज्वाइंट अकाउंट विद ईच अदर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ एकल खाता या संयुक्त खाता खोल सकते हैं, ये भी सही है। तो 11th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? हमें क्या बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका बी। तो यहाँ पे आपकी जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, जब भी आपकी इस जो भी आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट होता है, इसमें जब डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जब उसकी डेथ हो जाती है उस डेट से जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन सा मिलता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, Which statement is correct about इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस provides alternative method for bulk payment in foreign countries। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस विदेशों में थोक भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9 अगस्त 2004। यह योजना आपकी 9 अगस्त 2004 को शुरू हुई। ECS इज नॉट ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट फॉर पेमेंट ऑफ एनी स्कीम। किसी भी योजना के भुगतान के लिए भारतीय डाक द्वारा ECS का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके बाद आपके पास अंडर ECS depositors of MIS accounts get their interest automatically transferred and credited into their accounts on due dates
एट डेजिग्नेटेड बैंक ऑफ देयर चॉइस, ECS के तहत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के तहत। MIS खातों के, MIS क्या होता है, मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको क्या मिलता है, हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। MIS खातों के जमाकर्ता अपनी पसंद के नामित बैंक में नियत तारीखों पर अपने ब्याज को स्वचालित रूप से, ठीक है, खुद व खुद, ठीक है, स्वचालित रूप से, ये नहीं कि वो खुद करेंगे, खुद व खुद ऑटोमेटिकली वो स्थानांतरित कर सकते हैं और अपने खाते में जो भी उनका बैंक होगा जहाँ पे भी वो बताएंगे उसमें आप वो जमा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस एक्चुअल में होती क्या है, जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, जैसे अब इंटरेस्ट जो भी होता है, हर आपको पता है, जैसे मार्च मंथ के एंड में वो सभी के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है सेविंग का, तो अभी एक एक के अकाउंट में तो डालने से रहे, क्योंकि कैसे डाला जाएगा उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल यूज़र होता है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों के या बहुत सारे जो भी आपके होते हैं उनके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी वगैरह आती है, GDS की आती है, पोस्टमैन स्टाफ की आती है, तो सबके लिए अलग अलग नहीं डालते हैं, ECS होती है, ठीक है, सिंगल यूजर सोर्स से वो चलती है और सभी के खाते में क्रेडिट हो जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। और पोस्ट ऑफिस में इस सर्विस का यूज कहाँ पे किया जाता है, MIS खातों का इंटरेस्ट रेट डालने के लिए, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसको खातों में जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु पेज ₹55,000 फॉर बुकिंग स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स इन अ डे। अब यहाँ पे देखिए स्पीड पोस्ट बुकिंग का जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दो तरह में इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, एक मंथली बेसिस पे, एक डेली रेवेन्यू पे। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, डेली वाला पूछा गया, ठीक है, डेली अगर आप एक दिन में इतना सारा कर रहे हैं, 55,000 की बुकिंग कर रहे हैं स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%, 6.5%, 7 या फिर 10%, कितना मिलता है। अगर आप डेली 2000 से 1 लाख आर्टिकल्स को करते हैं पोस्ट, ठीक है, आर्टिकल्स को नहीं, लेकिन 2000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग आप कर रहे हैं, 5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 1 लाख रुपए से अधिक एक दिन में आप बुकिंग कर रहे हैं स्पीड पोस्ट आर्टिकल की, तब आपको मिलेगा 10%। तो यहाँ पे आपसे 55,000 रुपये का पूछा, तो 2000 और 1 लाख के बीच में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, डेली वाला, दूसरा भी याद कर लेना, मंथली बेसिस वाला जो है, मंथली कैसे मिलता है। What is the additional fee for availing COD facility where amount to be recovered from addressee is ₹5,000। COD सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है, जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 5,000 रुपये है। बिल्कुल पढ़ना आपको सभी को अच्छे से है, लेकिन जो बार बार पढ़ते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके एग्ज़ाम देते हैं, डेली एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करते हैं। अब जिसने ये अच्छे से पढ़ा है कि अप टू अगर 5,000 आपका COD आर्टिकल है, क्योंकि आप 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं, तो अगर 5,000 रुपये तक का COD आर्टिकल है, तब कितने उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। पहले ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, 50 रुपीज़, 100, उसके बाद फिर से 100 दे दिया है, उसके बाद 55 रुपीज़। तो यहाँ पे 15th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। कोई सा भी आंसर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपका ये कैलकुलेट किया जाता है, अगर तो 5,000 रुपीज़ तक है, ठीक है, अप टू 5,000 है, तब कैसे किया जाएगा, 2% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड और 50 रुपीज़ विच एवर इज मोर। जिसने ये ध्यान से पढ़ा है कि मोर होगा यहाँ पे या लेस होगा, क्योंकि कई जगह पे आपकी ऐसी भी है जहाँ पे लेस होता है, जैसे स्पीड पोस्ट कंपनसेशन है, उसमें क्या होता है, आपके स्पीड पोस्ट चार्जेस डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस या फिर 1,000, दोनों में से जो भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या है, 2% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, कि जो भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है उसको, या फिर 50 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट अगर करें, 5,000 का 2% कितना होगा, 5,000 गुने 2/100 हमारे पास आ जाएगा। इसको काटेंगे, 50 दूनी कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे 50 रुपये ज़्यादा है या 100 रुपये, ऑब्वियसली आपके 100 रुपये ज़्यादा है, तो आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 100 रुपीज़ सही हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ से 5,000 रुपये से अधिक होता है, तब कितने चार्जेस लिए जाते, 100 रुपीज़ प्लस 1%। अब ये जो 1% साथ में लिया जाता है वो कितना होता, अमाउंट एक्सीडिंग 5,000, यानी कि 5,000 रुपये से अधिक जो भी आपकी रकम होती उसका 1% 100 रुपये में ऐड करके वो लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से याद रखना।
बीच अमंग दी फॉलोइंग विद रिगार्ड टू ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस इज करेक्ट। संयुक्त जीवन बीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स, बिल्कुल सही है। जो आपका बड़ा पॉलिसी होल्डर रहेगा, जो आपका एल्डर पॉलिसी होल्डर यानी कि जो बड़ा पॉलिसी धारक है, अधिकतम आयु उसकी 45 ईयर्स हो सकती है। द कपल शुड बी बिटवीन 19 ईयर्स टू 45 ईयर्स, और कपल जो है उसकी एज 19 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो कि गलत है। कितने से कितने की होनी चाहिए? 21 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो चलिए बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, डेथ बेनिफिट्स आर पेड टू दी वाइफ ओनली इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड। पति की मृत्यु की स्थिति में ही केवल पत्नी को मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा, ये भी गलत है। अगला देखते हैं हम, लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस विद अ सिंगल प्रीमियम। एक सिंगल प्रीमियम के साथ पति और पत्नी दोनों की लाइफ को कवरेज मिलता है, ठीक है। जो भी आपने सम एश्योर्ड करवाया उस एक्सटेंट तक यानी कि उस सीमा तक दोनों को लाइफ कवर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम शैल कंटिन्यू ऑन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द स्पाउस। पति या पत्नी किसी की भी मृत्यु में प्रीमियम का भुगतान जारी रहता है, नहीं रहता है। यह ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस है, युगल सुरक्षा है, दोनों साथ में तभी रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है। एक सिंगल प्रीमियम से दोनों की लाइफ कवर हो रही है, और जिस आपने करवाया, जिस अमाउंट का वो लिया हुआ है पॉलिसी को, उस अमाउंट तक दोनों की रहेगी, ठीक है, दोनों की लाइफ कवर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बट इज द मैक्सिमम लाइफ कवर टू द इंश्योरेंट ऑफ ग्राम प्रिया पॉलिसी एंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो जिसको पता है ग्राम प्रिया पॉलिसी क्या होती है, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 10 लाख फॉर 15 ईयर्स, 15 लाख की अवधि के लिए 10 लाख रुपए की राशि है। अधिकतम जो है उसका है मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 10 लाख फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 वर्षों के लिए अधिकतम बीमा राशि 10 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख फॉर 15 ईयर्स, मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख फॉर 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 17th क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अब ग्राम प्रिया पॉलिसी क्या होती है? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आती है, ठीक है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आएगी, यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा है। मैक्सिमम कितनी होती है? आरपीएलआई की लिमिट 10 लाख रुपए होती है, तो ग्राम प्रिया की भी 10 लाख है, क्योंकि सभी में सेम है। और उसके बाद इसकी आप बात करें एज लिमिट की, तो ये 10 वर्षीय आरपीएलआई पॉलिसी से कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 10 वर्षीय आरपीएलआई पॉलिसी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ग्राम प्रिया को कहा जाता है। तो इसमें कितने टाइम के लिए आप इसको ले सकते हैं? 10 वर्ष के लिए ले सकते हैं। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑन परचेज ऑफ मोर देन 100 माई स्टैम्प शीटलेट्स। 100 से अधिक माई स्टैम्प शीटलेट खरीदने पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? अगर आप 2 से लेके 100 तक की शीट्स खरीदते हैं, यानी कि आपने 2 शीट या फिर 2 से लेके 100 के बीच में शीट खरीदी है, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलता है? 5, इसमें मिलता है आपको 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 10%, 50%, 20 या फिर 30%। तो यहाँ पे 100 से अधिक के लिए बोला गया है, ठीक है। 100 से अधिक के लिए बोला गया है। 100 से अधिक आप खरीदते हैं तब आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 से अगर 100 के बीच में आप शीट्स खरीदते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 100 से अधिक खरीदते हैं तो आपको कितना? 20% का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद कनेक्शन टू बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट के संबंध में कौन सा गलत है? सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया। बिजनेस पोस्ट सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स ओनली, ठीक है। ये सिर्फ कंट्रैक्चुअल कस्टमर के लिए, संविदात्मक ग्राहक के लिए अवेलेबल है, गलत है, ठीक है। आपके आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज पहली ही लाइन आती है, तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन गलत दी हुई है। चलिए अगला है हमारे पास, कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग collection of mail from customers premises, franking, inserting, sealing and addressing etc. to meet their specific business needs। ग्राहक अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राहक के परिसर से मेल का संग्रह करना, डाक इकट्ठा करना, फ्रैंकिंग करना, इंसर्टिंग करना, उसको सील करना, एड्रेस उसके ऊपर लिखना सहित
लागत प्रभावी और पेशेवर मेलिंग सेवाओं की एक श्रृंखला को चुन सकता है, यानी कि उसको क्या क्या सर्विसेज चाहिए वो सारी उसको अवेलेबल की जाएंगी, ठीक है। और थोड़े बहुत जो भी चार्जेस बनते हैं वो उससे लिए जाएंगे, उसको फ्रैंकिंग इनसेटिंग खुद नहीं करनी पड़ेगी, वो पोस्ट ऑफिस का सेटअप रहेगा वो करके देगा, ठीक है। हमने एक डिटेल में पढ़ा हुआ कैसे किया जाएगा, कौन करता है, किसको काम पे रखा जाता है। बिजनेस पोस्ट ऑफर्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट्स, बिजनेस पोस्ट सस्ती दरों पर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ये इसमें इंसर्टिंग है, फ्रैंकिंग है, सीलिंग है, ठीक है, उसका लेबल वगैरह चिपकाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अगला हमारे पास, इंडिया पोस्ट हैज़ set up business post centers in major cities specially to handle business post consignments. Business post services can also be set up in the customers premises where the mail volume is very large. So यहाँ पे भारतीय डाक ने विशेष रूप से बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट को संभालने के लिए प्रमुख शहरों में बिजनेस पोस्ट सेंटर्स, आपके बिजनेस पोस्ट क्या किए हैं, सेंटर स्थापित किए हैं। बिजनेस पोस्ट सेवाओं को ग्राहक के परिसर में भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, डाक की मात्रा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ मेल है वो बहुत अधिक होना चाहिए, यानी कि बड़ी मात्रा में वहाँ से डाक पोस्ट की जाती होनी चाहिए, तभी किया जाएगा। तो हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, हमें बताना था इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है मैंने पहले ही बोल दिया था आपका है, तो इस हिसाब से आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी, बाकी आपके सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। द इमेज प्रपोज्ड ऑन अ कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प बाई द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन शैल नॉट कंटेन और इम्प्लाई और सुजेस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कोई भी संस्थान है, कोई भी संगठन द्वारा स्वनिर्धारित माई स्टैम्प पर प्रस्तावित छवि में निम्न में से कौन सा संकेत या सुझाव शामिल नहीं होना चाहिए। एनीथिंग इलीगल, ऑफेंसिव, इंसल्टिंग और इमोरल, ठीक है। उसका दूसरा दिया हुआ है आपके पास, एनीथिंग डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव और अनपैट्रियोटिक, ठीक है। उसके बाद एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल कंटेंट, ठीक है, कोई भी बेईमान, भ्रामक या देशद्रोही, कोई भी धार्मिक या राजनीतिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, साफ पता चल रही है, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी आपका कोई भी संस्थान या संगठन माई स्टैम्प शीट बनवाना चाहता है तो इस तरह के कोई भी संकेत या सुझाव उसमें नहीं होने चाहिए। आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड टू ईच पोस्ट ऑफिस बाई फॉर्म M52 में एक ग्राम छंटाई सूची तैयार करके प्रत्येक डाकघर को किसके द्वारा दी जाएगी, सप्लाई कौन करेगा, डिविजनल हेड, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर सब डिविजनल हेड। तो 21 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी, ठीक है, सब डिविजनल हेड के द्वारा किया जाएगा। और आपका जो सब डिविजनल हेड होता है वो कौन होता है, आपका सब डिविजनल हेड होता है इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। हाउ टू डिस्पोज ऑफ अनक्लेम्ड रजिस्टर्ड कवर्स मार्क्ड मोबिलाइजेशन और रिजर्विस्ट, मोबिलाइजेशन या रिजर्विस्ट के रूप में चिन्हित लावारिस पंजीकृत कब्रों का निपटान कैसे किया जाएगा। शुड वी सेंड टू RLO, उनको रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज देना चाहिए। शुड वी इंटीमेटेड टू दी ऑफिसर बाई हुम दी कवर इज फ्रैंक्ड, उस अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कवर को फ्रैंक किया गया हो। शुड वी वर्ंट बाई फायर, या फिर आग से जला देना चाहिए। शुड वी इंटीमेटेड टू दी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को सूचित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, शुड वी इंटीमेटेड टू दी ऑफिसर बाय हुम दी कवर इज फ्रैंक्ड, उस अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कवर को फ्रैंक किया गया हो। When remittance is made to an SO through a special carrier in which document or mark should be written for the information of the SPM as to how the money has been sent, जब एक SO को विशेष वाहक के माध्यम से धन प्रेषित किया जाता है, किस दस्तावेज में SPM की जानकारी के लिए एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए कि पैसा कैसे भेजा गया है। ऑप्शन यहाँ पे है SO स्लिप में, SO डेली अकाउंट में, रजिस्टर्ड लिस्ट में, हेड ऑफिस समरी में। तो किस में लिखा जाता है, SO स्लिप में, क्योंकि अब जब भी आपके हेड ऑफिस वगैरह से आपके SO को पैसे भेजे जाएंगे या कोई भी आपका स्पेशल कैरियर लेके आएगा तो SO स्लिप भेजी जाती है SO को, तो SO को SO स्लिप भेजी जाएगी। तो उसी में SPM जो होता है, सब पोस्ट मास्टर होता है, जो SO का हेड होता है, उसकी जानकारी के लिए उसमें लिखा जाता है कि आपको पैसे कैसे भेजे गए हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच अमंग दी फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, हमें बताना है कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। SB7 विड्रॉ फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है, SB7 विड्रॉ फॉर्म होता है। जब भी आप पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालते हैं साफ साफ उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है SB7। SB7 ए फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योर होने पर खाता बंद करने के लिए जो आपका आवेदन पत्र होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होती है, वो कौन सी होती है, SB7 ए। SB7B की बात करें, एप्लीकेशन फॉर लोन विड्रॉ फ्रॉम RD PPF एंड SSA अकाउंट, SB RD PPF में खाते से ऋण SB तो नहीं आएगा, लेकिन RD PPF और SSA खाते से ऋण निकासी के लिए आवेदन, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए कौन सा होता है, SB7C होता है। और तीसरा यहाँ पे बोला गया है हमारे पास, खाते को समय से पहले बंद करने के लिए जो आवेदन पत्र होता है SB7C, ये होता है SB7B। एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, ये कौन सा होगा, इसके लिए SB7B। तो यहाँ पे थर्ड और आपकी फोर्थ जो है ये गलत है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन से हो जाएगी, ठीक है। 24th की सही ऑप्शन क्या है आपके पास, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ DOP मोबाइल बैंकिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो मोबाइल बैंकिंग है, एक इंटरनेट बैंकिंग है, एक मोबाइल बैंकिंग है। IPPV किस में आता है, पता होना चाहिए। निम्न में से कौन DOP मोबाइल बैंकिंग की विशेषताओं में से एक नहीं है। मिनी स्टेटमेंट सेविंग और PPF, आप PPF और मिनी आपकी जो सेविंग है उसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर RD TD अकाउंट ओपन, RD या TD का अकाउंट खोलने का अनुरोध भी हो सकता है। फंड ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप RD और TD के अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हेड sorting assistant मेल गार्ड ऑफ अ सेट or a section or a mail office which is exempted from record office attendance should send the work papers of the set to record office in set या डाक कार्यालय के प्रधान छंटाई सहायकों को मेल गार्ड उनने रिकॉर्ड कार्यालय की हाजिरी से जिन्हें छूट मिली हो अपने सेट के कार्यपत्र रिकॉर्ड कार्यालय को वो कैसे भेजेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इन अ क्लोज्ड बैग ड्यूली इनवॉइस्ड इन दी मेल लिस्ट, ब्लू बैग ओनली और ड्यूली इनवॉइस्ड इन दी मेल लिस्ट, एंड आयरन और वुडन बॉक्स में और मंथली बेसिस में। तो यहाँ पे देखिए लोहे लकड़ी के बॉक्स में तो कभी नहीं भेजना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मासिक आधार पर भी इनको नहीं भेजा जाना चाहिए। ब्लू बैग में तो आपके एयरमेल आर्टिकल्स को बंद किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपकी बचती है जो बिल्कुल सही है कि आपके जो भी हेड sorting असिस्टेंट है, प्रधान छंटाई सहायक है, या मेल गार्ड है किसी भी अनुभाग का, किसी भी डाक कार्यालय का, जिन्हें रिकॉर्ड कार्यालय की हाजिरी में छूट मिलती है, वो अपने सेट के कार्यपत्र रिकॉर्ड ऑफिस को एक क्लोज्ड बैग में ड्यूली इनवाइस करके मेल लिस्ट में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, इंश्योरेंस सील्स यूज्ड इन अ मेल ऑफिस मस्ट ऑलवेज रिमेन इन whose possession and who will be held answerable if any improper use is made of it। डाक कार्यालय में उपयोग की जाने वाली बीमा मोहर जो होती है, इंश्योरेंस सील होती है, किसके कब्जे में रहनी चाहिए। यदि इसका कोई अनुचित उपयोग होता है तो जवाबदेह कौन होगा, कौन उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा। sorting असिस्टेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड sorting असिस्टेंट या फिर सब रिकॉर्ड ऑफिसर, कौन हो जाएगा। हेड sorting असिस्टेंट होता है प्रधान छंटाई सहायक। तो जब भी आपकी बीमा मोहर होगी पोस्ट ऑफिस में नहीं, मेल ऑफिस में, डाक कार्यालय में, तो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार वो आपके हमेशा हेड sorting असिस्टेंट के कब्जे में रहती है। अगर उसका कोई भी इम्प्रॉपर गलत यूज़ होता है तो उसके लिए हेड sorting असिस्टेंट ही जिम्मेदार रहेगा। द ऑपरेशन इन MPC विच इज परफॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर मेल्स आर रिसीव्ड एंड मशीनेबल आर्टिकल्स आर सेपरेटेड इनटू मशीनेबल एंड नॉन मशीनेबल मेल्स इज कॉल्ड। AMPC में उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जहाँ मेल प्राप्त होती है और मशीन योग्य लेखों को मशीनी और गैर मशीनी मेल में विभाजित किया जाता है। हैंडलिंग, बास, कलिंग, sorting या फिर रजिस्टरिंग, तो इसको कहा जाता है कलिंग प्रोसेस। ठीक है, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। और इसमें एक और भी आता है आपका ACS एडवांस्ड कंपैक्ट सूट, वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ही है, कर लेना अच्छे से। चलिए अगला आपके पास दी कंसेशन ऑफ फ्री रिडायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास मेल्स whether surcharged or non surcharged received from the foreign countries is applicable to which class of mails। विदेशी देशों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के मेलों के मुफ्त पुनर्निर्देशन की रियायत, चाहे वे अधिभारित हों या गैर अधिभारित, किस मूल्य के मेल पर लागू होते हैं। ठीक है, किस वर्ग पर लागू होंगे। प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट या फिर एरोग्राम, तो आपके किस पे होंगे, एरोग्राम्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ कोरेस्पोंडेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड मस्ट बी मार्क्ड फॉर टैक्सेशन ओनली एट द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑल सच आर्टिकल्स विल हाउएवर
विदेश से प्राप्त पत्राचार के अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए लेखों को केवल विनियम के कार्यालय में कराधान के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे लेख आमतौर पर मूल देश से किस स्टैंप की छाप के साथ प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनको फॉरेन कंट्री से जब भी भेजा जाता है उनके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती है, कौन सी, TUH या फिर बाई, तो कौन सी स्टैंप लगाई जाती है, इनके ऊपर T स्टैंप लगा के उनको भेजा जाता है। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बीच अमंग दी फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज नोट बेयरिंग ए डेफिनेट एड्रेस, निम्न में से किसे एक निश्चित पता नहीं माना जाएगा। आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ क्लास ऑफ पर्सन इन कॉन्ट्राडिक्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म, तो किसी भी विशेष व्यक्ति या फर्म के विरोध में व्यक्तियों के वर्ग को संबोधित लेख इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स एड्रेस, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं माना जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू दी केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन और फर्म, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या फर्म की देखभाल के लिए संबोधित लेख, तो इसको तो मानना जाएगा, इसको डेफिनेट एड्रेस में गिना जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू इनिशियल्स और फिगर्स और टू क्लियरली फिक्टिशियस नेम्स, अध्याक्षर, ठीक है, आपके इनिशियल क्या होते हैं, हस्ताक्षर इन्हें कहा जाता है। अंक या स्पष्ट रूप से काल्पनिक नामों को संबोधित लेख, तो इनको भी डेफिनेट एड्रेस नहीं माना जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अ क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, ठीक है, उपनाम के बिना किसी भी क्रिश्चियन नेम को संबोधित लेख, इसको भी क्या है आपका डेफिनेट एड्रेस नहीं माना जाएगा। आर्टिकल एड्रेस्ड टू सम डेफिनेट प्लेस और डिलीवरी एरिया, किसी निश्चित स्थान या वितरण क्षेत्र को संबोधित लेख, इसको डेफिनेट एड्रेस माना जाएगा। तो हमें क्या बताना है, कौन सा पता निश्चित नहीं है, कौन कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले ये वाला फर्स्ट वाला नहीं आएगा, थर्ड वाला भी नहीं आएगा, और उसके बाद कौन सा नहीं आएगा, फोर्थ वाला। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं आएंगे, तो कहाँ पे आपकी डी ऑप्शन में है, तो 31 की आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। Which of the following statement is incorrect about book packets containing printed books, निम्न में से कौन सा कथन मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के बारे में गलत है। शैल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर प्रकाशित होने वाला कोई भी प्रकाशन इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बुक इन सच बुक पैकेट शैल वेयर एनी करैक्टर और इंस्क्रिप्शन रिप्रोड्यूस्ड बाई एनी आल्सो मीन्स अदर देन प्रिंटिंग, ठीक है, इस तरह के बुक पैकेट में जो किताब होगी उस पर कुछ भी लिखा हुआ या शिलालेख हो सकता है जो मुद्रण के अलावा किसी भी माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया हो, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगी। चलिए आगे, ईच बुक इन सच पैकेट शुड नॉट कंटेन द नेम ऑफ शुड कंटेन द नेम ऑफ द प्रिंटर और पब्लिशर, ऐसे बुक पैकेट में प्रत्येक बुक में प्रिंटर और प्रकाशक का नाम होना चाहिए। शैल बेयर ऑन आउटसाइड द इंस्क्रिप्शन प्रिंटेड बुक्स, इसके बाहर प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज दी वेट लिमिट ऑफ पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, पैटर्न और सैंपल पैकेट की वजन सीमा क्या है, 2 kg, 5 kg, 10 या फिर 20 kg, तो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वेट लिमिट आपकी 2 kg है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस कैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के खराब होने, गुम होने या नष्ट होने के संबंध में पूछताछ के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है। विद इन 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 6 महीने के भीतर। विद इन 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, या फिर जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 12 महीने के भीतर। विद इन 18 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, या फिर विद इन 3 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। तो कितना समय आपको दिया जाता है उस चीज़ के बारे में आवेदन जमा करने के लिए। विद इन 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने इसको जारी किया है उस महीने के लास्ट से 12 महीने के भीतर भीतर आपको करना है, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके, रिमीटर ऑफ अ मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड may require that the amount to be paid to some person other than the payee named in the order. The required change will be made on payment of मनी ऑर्डर, जिसका भुगतान ना किया गया हो उसका प्रेषक मनी ऑर्डर में नामित प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसका भुगतान करना चाहता है। ऐसे परिवर्तन के लिए क्या भुगतान करना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मनी ऑर्डर का जो पेई है, पेई कौन होता है मनी ऑर्डर में, जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा है, उसका नाम चेंज करना चाहता है। नाम चेंज क्या करना चाहता है, उस व्यक्ति को चेंज करना चाहता है। भेजा था मेरे लिए, अब उसके सेंडर ने क्या कर दिया, उसके प्रेषक ने वो चाहता है अब मेरे को ना दिया जाए, वो किसी और को दिया जाए। तो कितने चार्जेस लगेंगे,
फिक्स चार्जेस इक्वल टू हाफ ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर कमीशन के जो आधे चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर ट्रांसमिशन प्रसारण के लिए पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा। सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन इक्वल टू द फर्स्ट, या फिर पहले कमीशन जितना आपको दूसरा एक मनी ऑर्डर कमीशन देना पड़ेगा। नो एनी एक्स्ट्रा मनी ऑर्डर कमीशन, कोई एक्स्ट्रा मनी ऑर्डर कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा। तो 35th की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा आपके पास सेकंड मनी ऑर्डर कमीशन इक्वल टू दी फर्स्ट, पहले के बराबर आपको दूसरा मनी ऑर्डर कमीशन देना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें जो पेमेंट का प्लेस है उसको चेंज करना चाहते हैं, तब आपको कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अदर पर्सन और फर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर्स आर नॉट डिलीवर्ड थ्रू दी पोस्ट बॉक्स बीच अमंगस्ट दी फॉलोइंग केस इज एक्सेप्शन। पोस्ट बॉक्स नंबर के माध्यम से अन्य व्यक्ति या फर्म को संबोधित लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं, इनमें से कौन सा मामला अपवाद है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर जिसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अगर कोई लेख भेजा जाता है उसका पोस्ट बॉक्स नंबर देके, तो उसका वितरण नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कुछ छूट है, कौन कौन से व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित लेख ये किया जा सकता है। ठीक है, इसके अगर लेटर आते हैं तो उसी पोस्ट बॉक्स नंबर के माध्यम से इनको वितरित किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट्स ऑफ द रेंटर, या फिर किराएदार के परिवार के सदस्य या उसके मेहमानों को संबोधित लेखों को उसके पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टुवर्ड्स ट्रेनीज और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाई ए रिकॉग्नाइज्ड और नॉन अथॉरिटी, किसी मान्यता प्राप्त और ज्ञात प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित संस्थान के प्रशिक्षुओं और कैदियों के लिए संबोधित लेख। ठीक है, कोई भी आपकी मान्यता प्राप्त या ज्ञात प्राधिकरण है, ठीक है, उसको अगर उसके जो भी प्रशिक्षु हैं या फिर कैदी हैं वहाँ पर उनके लिए अगर लेख हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल विक्टर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद द रेंटर, किराएदार के साथ रहने वाले आकस्मिक आगंतुकों और वाणिज्य प्रतिनिधियों को संबोधित लेखों को भी वितरित किया जा सकता है। तो इन सभी को किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगी, केवल 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी को किया जा सकता है। तो 36 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हेड क्वार्टर ऑफ तेलंगाना सर्कल इज लोकेटेड एट, तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे। ऑप्शन है निजामाबाद, वारंगल, अमरावती या फिर हैदराबाद सिटी में है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बुक पैकेट्स कंटेनिंग ओनली ग्रीटिंग कार्ड्स और प्रिंटेड इन्विटेशंस आर गिवन बीच ट्रांसमिशन अलोंग विद फर्स्ट क्लास मेल एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड या मुद्रित निमंत्रण वाले बुक पैकेट को प्रथम श्रेणी मेल और पंजीकृत समाचार पत्रों के साथ किस प्रकार का ट्रांसमिशन दिया जाता है, प्रसारण दिया जाता है। सरफेस एयर लिफ्टेड या फिर सिमिलर एज सेकंड क्लास मेल। तो इनको प्रथम श्रेणी की डाक के साथ जो भी आपके ग्रीटिंग कार्ड होंगे या फिर आपके प्रिंटेड इनविटेशन होंगे उनके साथ इनको जो भी फर्स्ट क्लास मेल के साथ इनको सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है। एयर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज अ, लेटर बॉक्स में पाए जाने वाले किसी भी पार्सल को किस रूप में माना जाएगा और उसी के हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे। ऑर्डिनरी पार्सल, ऑर्डिनरी लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल या फिर रजिस्टर्ड लेटर। तो इसको रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्लीज करेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज रेजिडेंस, निवास स्थान में परिवर्तन करने में जो निर्देश दिए जाते हैं उनके संबंध में गलत विकल्प आपको बताना है। शुड फर्निश द पोस्ट ऑफिस बोथ एट द प्लेस विच दे आर लिविंग एट द प्लेस टू विच दे आर गोइंग, यानी कि मान लीजिए वैसे मैं अपना पता परिवर्तित करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो निर्देश देने हैं वो किसको देने हैं, जिस जगह पे मैं अभी रहता हूँ प्रेजेंट में, और जिस नई जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ के डाकघर को भी जाके देने हैं। ठीक है, दोनों जगहों पे देने, दोनों जगहों के पोस्ट ऑफिस को देने हैं। शुड फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड टू देयर एड्रेस, उसके पते पर, जैसे मैंने अभी अपना एड्रेस चेंज किया है तो मुझे अपने पते पर प्राप्त होने वाले जितने भी डाक लेख होंगे मनी ऑर्डर सहित उन सभी के बारे में मुझे अपने लिखित निर्देश देने होंगे। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है, जो निर्देश होंगे वो सिंपल होने चाहिए और प्रत्यक्ष होने चाहिए। एंड मस्ट स्टेट वेदर दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल्स
addressed to the person giving the instructions only or also to the family members of the household। और निर्देश यहाँ पे हमने कर लिया कि वो सरल होने चाहिए और प्रत्यक्ष होने चाहिए, और साथ में ये भी बताना है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं क्या केवल उसी व्यक्ति के लिए जो निर्देश देने आया या फिर उसके फैमिली मेंबर्स के आर्टिकल्स लेखों के ऊपर भी वो लागू होंगे। और लास्ट वाली दी हुई है कॉम्प्लिकेटेड और कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस और एनीथिंग इन नेचर ऑफ अ टूर प्रोग्राम विल आल्सो बी अटेंडेड टू। जटिल या सशर्त निर्देश या दौरे के कार्यक्रम की प्रकृति की किसी भी चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप टूर पर जा रहे हैं तब भी आप निर्देश देख के जा रहे हैं, उसी स्थिति में कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आपकी तीनों ऊपर वाली ऑप्शन से सही है, आपको गलत बताना है तो गलत कौन सी आपकी डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर डेल्ट विद ओनली बाई। सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? दी पोस्टल अथॉरिटीज़, डाक अधिकारियों के द्वारा, कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा के द्वारा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी? ये आपका जो निपटान है इससे संबंधित कोई भी शिकायत होगी कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। 41 की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्लीज मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर फॉर फॉरेन पोस्ट। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, खत्म नहीं हो रहा है। कृपया विदेशी पोस्ट के लिए प्रेषक की जिम्मेदारी के संबंध में गलत विकल्प को चिन्हित करें। अंडर द यूपीयू कन्वेंशन एंड पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट द सेंडर ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग प्रोहिबिटेड गुड्स बिकम लायबल। यूपीयू के तहत कन्वेंशन और पार्सल पोस्ट जो एग्रीमेंट है, निषिद्ध कोई भी माल है उसके डाक वाले लेख का प्रेषक उत्तरदायी होगा। ठीक है, जो भी प्रेषक होगा वही उत्तरदायी होगा अगर वो प्रोहिबिटेड चीज कोई भेज रहा है। अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट a person can be proceeded against for contravention of section 19 which prohibits transmission by post of anything injurious। भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 61 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 19 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट द्वारा ट्रांसमिशन को प्रतिबंधित करता है। अब यहाँ पे जो आपकी ये दी हुई है धारा 19, ये किससे संबंधित है? अगर आप कोई भी आर्टिकल भेजते हैं पोस्ट के द्वारा और वो कैसा इंजूरियस है, किसी दूसरे डाक लेख को, किसी कर्मचारी को, डाक के कर्मचारी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसमें आपकी धारा 61 के तहत जो आपका ये आता है 19, इसके तहत उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द आर्टिकल बाय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर चेकिंग फॉर पोस्टिंग एब्जॉर्ब द सेंडर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डाक प्रशासन द्वारा पोस्टिंग के लिए जांच के बाद लेख की स्वीकृति इस जिम्मेदारी से प्रेषक को मुफ्त करती है, ये गलत है। ठीक है, अब मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया किसी आर्टिकल को, उसके बाद भी अगर उसमें रास्ते में दूसरे देश में जाकर उस चीज़ को पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रेषक भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना पोस्ट ऑफिस प्रेषक इस चीज़ से मुफ्त नहीं होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ने चेक कर लिया, अब पूरी तरह से खोल के हर एक आर्टिकल को चेक तो किया नहीं जा सकता, इसलिए पोस्ट ऑफिस में उसकी पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी से वो आपका जो भी प्रेषक होगा वो इस चीज़ की जिम्मेदारी से मुफ्त नहीं होता है। ठीक है, फ्री नहीं होता है। अगले आपका सेंडर बिकम्स लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय सच एन आर्टिकल टू अनदर पोस्टल आर्टिकल सेंट विद इट। प्रेषक उसी हद तक उत्तरदायी हो जाता है जितना कि उसके साथ भेजे गए अन्य डाक लेखों को इस तरह के लेख के कारण हुए नुकसान के लिए डाक प्रशासन। अब जितना डाक प्रशासन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि कोई ऐसा आर्टिकल भेज दिया जो इंजूरियस है, दूसरे लेख को नुकसान पहुंचता है, जो दूसरे लेख को नुकसान पहुंचा है उस चीज़ के लिए उतना ही आपका प्रेषक जिम्मेदार होगा जितना पोस्ट ऑफिस, दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनेगी। गलत कौन सा है? गलत है आपका सी। ठीक है, आपका प्रेषक जो है इस चीज से मुफ्त नहीं होता अगर पोस्ट ऑफिस उसकी जांच करने के बाद भी लेख को भेजता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, How many inquiry fees required to be paid for registered blind literature packet in the foreign post? विदेशी डाक में पंजीकृत अंध साहित्य पैकेटों के लिए कितना पूछताछ शुल्क देना आवश्यक है? 6 रुपये। कोई फीस आपको नहीं देनी है, इक्वल टू रजिस्ट्रेशन चार्जेस या फिर 10 रुपये। तो देखिए इसमें आपको कौन कौन सी छूट मिल जाती है। इसमें आपको पोस्टेज फी नहीं देनी है,
उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी है, एक्नॉलेजमेंट फ़ीस नहीं देनी है और साथ में इंक्वायरी फ़ीस भी नहीं देनी है। आपके ये ध्यान रखना, जैसे इंग्लैंड में आपको छूट मिल जाती है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए, वैसे फ़ॉरेन में भी आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए छूट मिलती है और इन सभी चीज़ों के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आपके लिए कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। और इसके साथ और ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, सॉरी अपना पोस्टेज फ़ीस के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए, एक्नॉलेजमेंट और इंक्वायरी फ़ीस, इन सभी के लिए इसमें कोई भी आपको जो है चार्जेस नहीं देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर, विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट, एयर मेल एंड सी मेल, रजिस्ट्रेशन पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल एंड स्पेशल मेल, कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो आपकी लेटर पोस्ट है और दूसरी कौन सी है? पार्सल पोस्ट। तो आपकी ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी इन फॉरेन पोस्ट। कृपया विदेशी डाक में निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुओं के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन्ड एट द आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुओं को एक्सचेंज के बाहरी कार्यालयों में रखा जाता है। बिल्कुल सही। इनको कहाँ पे रखा जाता है? आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रखा जाता है। सेंडर्स आर इन्फॉर्म्ड बाई द कस्टम अथॉरिटीज डायरेक्टली रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब दूसरी यहाँ पे क्या चीज़ होती है, जो शुल्क का भुगतान होता है उसके लिए जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो सीधे आपके कस्टमर को बताएंगी, ठीक है, सीधे प्रेषक को बताती हैं। वो आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं बताएंगी, पोस्ट ऑफिस को नहीं बताएंगी, डायरेक्ट किसको बताएंगी? वो प्रेषक को बताएंगी। पोस्ट ऑफिस अंडरटेक्स टू कलेक्ट द एक्सपोर्ट ड्यूटी विच हैज़ टू बी पेड बाई द सेंडर एज डायरेक्टेड बाई द कस्टम अथॉरिटीज। डाकघर निर्यात शुल्क एकत्र करने का वचन देता है जिसे प्रेषक द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्देशित के रूप में भुगतान किया जाना है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका पोस्ट ऑफिस इस चीज़ के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए अगला है आपके पास, आर्टिकल्स विल बी ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स व्हेन दी कस्टम अथॉरिटीज गिव देयर क्लियरेंस फॉर द सेम। जब सीमा शुल्क अधिकारी उसके लिए अपनी मंजूरी देंगे तभी उसको आगे प्रेषित किया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 45th की से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एज पर मेथड ऑफ एड्रेस ऑफ फॉरेन आर्टिकल व्हेन पोस्टेज इज प्रीपेड इन कैश फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर देन विच वर्ड्स आर टू बी रिटन ऑन द लेटर। विदेशी लेख के पते की विधि के अनुसार जब पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग के लिए डाक का भुगतान नकद में किया जाता है तो पत्र पर कौन से, पत्र नहीं पंजीकृत समाचार पत्र, ठीक है, उसके ऊपर कौन से वर्ड लिखे जाएंगे? बुक नो पे लेटर, पोस्टेज पेड इन कैश नोट टू बी टेक्स्ट, पोस्टेज पेड और पोर्ट पे, पोस्टेज पेड एट पोस्ट ऑफिस। कौन से वर्ड लिखे जाते हैं? पोस्टेज पेड और पोर्ट पे लिखे जाते हैं, एक बॉक्स में लिखे जाते हैं। उसके आयाम क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। The fees for the special services of registration, acknowledgement, insurance fees, etc. फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स आर, पंजीकरण की विशेष सेवाओं के लिए शुल्क, पावती, बीमा शुल्क आदि विशेष विदेशी डाक लेख हैं। तो इनको डिवाइडेड इनटू 9 जोन्स, इनको 9 जोनों में विभाजित किया गया है। रिन्यूड बाय यूपीयू एवरी 6 मंथ्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री या फिर यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपके जैसे विशेष सर्विसेज होती हैं, रजिस्ट्रेशन है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह है। उसके बाद कौन सी होती है आपकी? इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, लेट फीस है, ये सारी होती है आपकी स्पेशल सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति ये लेना चाहता है तो सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी डेस्टिनेशंस के लिए ये सेम रहती हैं। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन, सभी गंतव्यों के लिए सेम रहेगा। डी ऑप्शन सही होगी यहाँ पे। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट। विदेशी पोस्ट के संबंध में गलत विकल्प को चिन्हित करें। फर्स्ट क्लास मेल सरचार्ज और अनसरचार्ज आर लायबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया। सरचार्ज और अनसरचार्ज प्रथम श्रेणी मेल भारत के भीतर हवाई मार्ग द्वारा निःशुल्क पुनः निर्देशित के लिए पात्र होगी। द फीस पेड फॉर रिकॉल विल बी रिफंडेड अंडर सर्कमस्टांसिस मेंशन्ड बाय सेंडर। रिकॉल के लिए भुगतान किया गया डाक शुल्क प्रेषक द्वारा लिखित परिस्थितियों में वापस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, गलत। आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, आपने एक बार ये ऑप्शन देख ली बी वाली, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में रिकॉलिंग के लिए जो भी आपने चार्जेस दिए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आर्टिकल पक्का आपका रिकॉल कर लिया जाएगा। चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे, रिकॉल नहीं हुआ तो आपको चार्जेस वापस नहीं मिलेंगे किसी भी कंडीशन में। वेट मोर देन 500 grams warehousing charge at the rate per day commences from 8th day shall be collected from the addressee at the time of delivery।
उसके बाद 500 ग्राम से अधिक है अगर कोई भी आपके आर्टिकल का वेट, तो वेयरहाउसिंग चार्जेस लगते हैं पर डे के हिसाब से 8वें दिन से जो लगने शुरू हो जाते हैं, जो आपके वितरण के समय प्राप्तकर्ता से लिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। चलिए अगला, आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट एक्सेप्ट वैल्यू पेबल आर्टिकल आर डिटेन्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर अ पीरियड नोट एक्सीडिंग 1 मंथ। पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित लेख, ठीक है, कोई भी आपका वीपी लेख है उसको छोड़कर वितरण डाकघर में 1 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी 48th की सही ऑप्शन होगी आपके पास बी। ठीक है, फीस पेड फॉर रिकॉल विल बी रिफंडेड, नोट रिफंडेड। ठीक है, कभी आपको वापस नहीं मिलेगी। द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरमेल लेटर शुड नॉट एक्सीड, एक एयरमेल पत्र का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 4, 5, 2 या फिर 1 किलोग्राम, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। 49th की सी ऑप्शन से हो जाएगी। और लास्ट ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फॉलोइंग आइटम्स में भी सेंट एट प्रिंटेड पेपर थ्रू बुक पैकेट, निम्न मदों को पुस्तक पैकेट के माध्यम से मुद्रित कागजात के रूप में भेजा जा सकता है। कौन कौन से, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ वर्ड्स और फॉर न्यूज़पेपर। ठीक है, कार्य पत्रों की पांडुलिपियां या समाचार पत्र के लिए। उसके बाद है म्यूजिकल स्कोर्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसके बाद है पेपर्स ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ अ टाइप राइटर और एनी टाइप, ओनली ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को भेजा जा सकता है, ये नहीं भेज सकते हैं। पेपर ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ टाइप राइटर के माध्यम से प्राप्त हुए जो भी आपके पत्र या कागजात होंगे उनको नहीं भेजा जाएगा प्रिंटेड पेपर के रेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। तो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन पेपर था ये वाला आपका हरियाणा सर्कल का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाओ उसके लिए माफ़ी, और साथ में कमेंट सेक्शन में उसके लिए आपको बता देना है। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आपको आप जुड़ जाना है। ठीक है, मैसेज हमें करना है और हमारी क्लासेस में जुड़ जाना है। बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स विद सोल्यूशन आपको चाहिए, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।